बात करेंगे ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में। और ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में मैंने काफ़ी एक्सपर्टीज़ डेवलप की ड्यूरिंग माई स्टे इन इंग्लैंड। और हुआ ये था कि आई वाज वर्किंग विद एडल्ट्स विद मेंटल रिटार्डेशन, या जैसे इंग्लैंड में कहते हैं एडल्ट विद लर्निंग डिसेबिलिटीज़, इन अ फोरेंसिक सेटिंग। और वहाँ मुझे काफ़ी मौका मिला पीपल विद ऑटिज़म के साथ काम करने का। और इस दौरान ये हुआ कि चूँकि मैं ऑटिस्टिक लोगों के साथ काम कर रहा था और साथ साथ क्लिनिकल ट्रेनिंग भी हासिल कर रहा था, तो इसलिए मुझे मौका मिला आउट पेशेंट डिपार्टमेंट्स में भी और उसके अलावा जो सेमी फोरेंसिक सेटिंग्स थे उनमें भी पीपल विद ऑटिज़म और उसके अलावा एस्पर्गर्स इंडिविजुअल्स के साथ काम करने का भी मौका मिला। तो आज मैं इसलिए बात करूंगा आपसे ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के हवाले से, लेकिन मेरा फोकस जो है यहाँ पे वो रहेगा एडल्ट्स पे, और उसकी मैं वजह बताता हूँ। DSM में जब डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का सेक्शन आता है तो वो बच्चों के साथ डील करता है, तो उससे इम्प्रेशन ये महसूस होता है। और आमतौर पे साइकाइट्रिस्ट जो हैं, अगर आप देखें इस चीज़ पे ज़रा गौर से देखें, वो भी ये फोकस करते हैं कि जैसे ऑटिज़म एक बच्चों की बीमारी है, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि क्या ऑटिस्टिक बच्चे बड़े नहीं होते। So I would say that we need to look at a lot of adults, a very large number of adults with the possibility that they might have autistic spectrum disorders. अच्छा, अब इसे spectrum क्यों कहा जाता है? The idea that there is a spectrum is basically means कि यहाँ पे एक continuum है, यानी लोग जो हैं वो extremes में नहीं हैं। एक तो जैसे हम कहते हैं ना, जैसे कैनर्स ऑटिज़म कहा जाता है। कैनर्स ऑटिज़म जो है वो आम तौर पे बहुत ज़्यादा सिवियर उसके साथ डिसेबिलिटी होती है, सिवियर हैंडीकैप होता है। सो कैनर्स ऑटिज़म जो है वो इतना सिवियर किस्म का ऑटिज़म है कि उसमें एक तो मेंटल रिटार्डेशन होती है, इस हद तक कि कैनर्स ऑटिज़म से सफ़र करने वाले जो बच्चे हैं वो सेल्फ़ केयर में भी उन्हें मसाइल पेश आते हैं। अब कैनर्स ऑटिज़म क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कैनर ने इस डिसऑर्डर को डिस्कवर किया था। अब आप भी कहेंगे कि आम तौर पे जब डिप्रेशन या एंग्जाइटी की बात होती है तो मैं लफ्ज़ डिसऑर्डर पे चढ़ता हूँ और उसके ख़िलाफ़ बात करता हूँ। तो ऑटिज़म के बारे में मैं ऐसे क्यों बात कर रहा हूँ जैसे ये कोई बाकायदा डिसऑर्डर हो? उसकी शायद वजह यही है कि मेरे ख़्याल में ये वाकई एक डिसऑर्डर है। अच्छा, लेकिन डिसऑर्डर डज़ नॉट नेसेसरली मीन एबनॉर्मल, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा इस बात को वाज़े करना चाह रहा हूँ। जहाँ तक तो सिवियर डिसेबिलिटी और रिटार्डेशन की बात है, वहाँ हम शायद एबनॉर्मेलिटी को भी एंटरटेन कर सकते हैं, इस आइडिया को कि पीपल विद ऑटिज़म माइट ऑल्सो बी एबनॉर्मल। मगर देयर इज़ अनदर कैटेगरी, और वो है हाई फंक्शनिंग ऑटिज़म। और हाई फंक्शनिंग ऑटिज़म जो है उसमें भी फिर दो, मज़ीद समझता हूँ कि दो कैटेगरीज़ हैं। एक जिसे हम सिर्फ कहते हैं कि जी एवरेज या स्लाइटली अबव एवरेज इंटेलिजेंस, लेकिन दूसरी किस्म जो है वो है एस्पर्गर्स सिंड्रोम, जिसको मैं कहता हूँ कि ये दीज आर जीनियसेस, पीपल विद वेरी वेरी हाई IQ लेवल एंड ऑटिज़म। अच्छा, अब ये कैसे होता है? तो उससे सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि ऑटिज़म है क्या। ऑटिज़म की जो सबसे बुनियादी डायग्नोस्टिक फीचर है वो है इम्पेयरमेंट इन सोशल इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन। सो जो ऑटिस्टिक इंडिविजुअल्स हैं, दे आर अनएबल टू एडिक्वेटली कम्युनिकेट इन अ सोशल सेटिंग। अच्छा, अब एक तो ये चीज़ हो गई। अच्छा, अब उसके साथ दूसरी चीज़ जो आमतौर पे साथ ही होती है वो डिफ़िकल्टीज़ विद लैंग्वेज होती है।
और ये जो डिफ़िकल्टीज़ विद लैंग्वेज हैं ये भी एक स्पेक्ट्रम पे हैं, यानी एक तरफ हो सकता है कि इंसान के मुंह से बात ही ना निकले और वो कोई बात ही ना कर सके, और दूसरी तरफ ये है कि बहुत ज़्यादा लिटरल कम्युनिकेशन करे और फिगरेटिव गुफ्तगू को ना समझ पाए। और लैंग्वेज में भी फिर मिमिकिंग, एकोलेलिया और इस तरह की और बहुत सी चीज़ें होती हैं। थर्ड थिंग दैट इज़ ऑल्सो यूजुअली प्रेजेंट is, obviously when these two things would be present, the third thing that would be present as a natural consequence would be inability to form long-term relationships. तो कुछ तो relationships natural है ना, जैसे parents के साथ हैं या दूसरे adult caregivers के साथ हैं, तो उसमें तो autistic children are very good. They form very lasting attachments. लेकिन with any others it is very difficult for them to form relationships. अच्छा, अब इस ट्रायंगल के अलावा एक और बहुत ही डिस्टिंग्विशिंग फीचर है ऑटिज़म का, और वो है ऑब्सेसिव बिहेवियर्स एंड इंटरेस्ट्स। सो मसलन किसी चीज़ में एक तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेना और फिर ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर की हद तक इंटरेस्ट लेना। अच्छा, अब ये पॉइंट बहुत अहम इसलिए है कि मेरे ख्याल में बहुत से लोग जिन्हें साइकियाट्रिस्ट्स एज एडल्ट्स ओसीडी का डायग्नोसिस देते हैं, उनमें से अक्सर लोग ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम पे होते हैं। सो मेरे ख्याल में ये एक मिसडायग्नोसिस होता है। मिसडायग्नोसिस इसलिए होता है कि ओसीडी के लिए जो एटियोलॉजी या कॉजेशन दरकार है वो आम तौर पे ऑटिस्टिक इंडिविजुअल्स में वो एटियोलॉजी या कॉजेशन मिसिंग होती, और जेनेटिकली उन्होंने ये एक ख़ास किस्म का ब्रेन टाइप इनहेरिट किया होता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा हाईली स्पेशलाइज्ड इंटरेस्ट रखते हैं। लेकिन इस चीज़ को इग्नोर करते हुए जब साइकियाट्रिस्ट उन्हें ओसीडी का डायग्नोसिस दे देते हैं, तो बहुत सी चीज़ें जो कि शायद उन्हें चाहिए कि वो उनके साथ को एग्जिस्ट करने की कोशिश करें या उन्हें टॉलरेट करने की कोशिश करें, वो उन्हें करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और उस करेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा मेडिकेट कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी फंक्शनैलिटी इम्पेयर हो जाती है। तो यहाँ पे मेरी बात समझने की ज़रूरत है कि आपके पास अगर आप एक साइकियाट्रिस्ट हैं या साइकोलॉजिस्ट हैं, तो जब क्लाइंट्स आ रहे हैं विद एपरेंट ओसीडी सिम्टम्स, तो आपको उनके स्पाउसेस से, उनके पार्टनर से क्वेश्चनिंग करनी चाहिए अबाउट अदर फीचर्स ऑफ देयर पर्सनालिटी। मसलन क्या वो बहुत ज़हीन है, क्या वो बहुत अपनी सारी जो गुफ्तगू है उसमें रूल गवर्न है, क्या वो अपने रिलेशनशिप में भी इसी तरह आर्गुमेंटेटिव हैं, स्टबन हैं, कोल्ड हैं, क्या वो अपनी इमोशन मैनेजमेंट के बारे में भी उन्हें और ओसीडी के अलावा और भी डिफ़िकल्टीज फेस करते हैं वो। सो क्या देयर इज एंड समथिंग दैट यू शुड ऑब्जर्व एज साइकियाट्रिस्ट, एज साइकोलॉजिस्ट, कि इज़ देयर समथिंग अनयूजुअल अबाउट द वे दे मेक आई कॉन्टैक्ट और नॉट make eye contact or stare. So there could be all sorts of irregularities there which we must be aware of. So मेरी अपनी ये फीलिंग ये है कि जब मेरे पास कोई क्लाइंट OCD के सिम्टम्स लेके आता है, तो मेरा एक मफरूज़ा, एक हाइपोथेसिस ये भी होता है कि शायद ये शख्स जो है ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम पे। So remember that children with autistic spectrum grow up to be adults on the autistic spectrum. और चूँकि ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम का एक बहुत मार्क्ड फीचर रिपेटिटिव ऑब्सेसिव इंटरेस्ट है, जिसके बगैर आप ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम का डायग्नोसिस दे ही नहीं सकते, तो इट्स वेरी लाइकली कि वो जो एडल्ट आपके पास आया है वो सिर्फ OCD का क्लाइंट नहीं बल्कि ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम का क्लाइंट। सो एक चीज़ तो ये है। देन देयर इज़ द इशू ऑफ द वेरी वेरी हाई फंक्शनिंग जीनियसेस हु हैव ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम, यानी कि एस्पर्गर सिंड्रोम। और अक्सर एस्पर्गर के लोग जो हैं, अगर तो उनका जो स्पेशलाइज्ड इंटरेस्ट है
वो स्कूलिंग के किसी सब्जेक्ट के साथ या किसी डिसिप्लिन के साथ ओवरलैप कर जाता, तो दीज गाइज आर देन वेरी लकी। मसलन एक एस्पर्गर्स बच्चा जो मैथमेटिक्स में गिफ्टेड है, या वो आप समझें कि वो कंप्यूटर साइंसेस में बहुत ज़्यादा गिफ्टेड है, तो चांसेस आर कि वो इन फील्ड्स में चला जाएगा। स्कूल के ज़माने में नर्ड या गीक या इस किस्म का वो अलकाब से उसे नवाजा जाएगा और उसे शायद हो सकता है बुली भी किया गया हो, लेकिन वो दे मेक समथिंग ऑफ देमसेल्व्स। और इनके बारे में मैं एक स्पेशल वीडियो अलग से करूँगा एस्पर्गर्स सिंड्रोम के बारे में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर वो इन एरियाज़ के अलावा किसी और चीज़ में इंटरेस्टेड है, मसलन जैसे मुझे याद है कि एक बच्चा जो था इंग्लैंड में एस्पर्गर्स के साथ, वो ही वाज इंटरेस्टेड इन द लंदन अंडरग्राउंड, जो लंदन का जो ट्यूब सिस्टम है, सबवे सिस्टम है, और लेकिन वो इत्तेफाक से रहता था रूरल लिंकनशायर में, तो इस स्पेशल इंटरेस्ट का उससे सच कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ था। सो ये भी एक चीज़ है जिसको पेरेंट्स भी ख्याल रख सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी ख्याल रख सकते हैं कि अगर अर्ली डिटेक्शन हो जाती है एस्पर्गर्स की, तो किस तरह से उनके जो स्पेशलाइज्ड इंटरेस्ट हैं उनको नज करके गाइड किया जा सकता है टुवर्ड समथिंग यूज़फुल in the society and in the education system so that they can make something of themselves. But anyway, the main message of this video was that if you're a psychologist, that if you're a clinical psychologist or a psychiatrist or a mental health professional, please be alert to the fact that a person who comes to you with OCD symptoms might in fact be autistic. अच्छा, एक चीज़ मैं और इसमें कहना चाहूँगा और वो बहुत ज़रूरी है। साइमन बैरन कोहेन ने एक आइडिया दिया था जिसे वो कहते हैं थियरी ऑफ माइंड, और उनका ये ख्याल है कि ऑटिस्टिक लोग इस असम्पशन पे काम करते हैं जैसे दूसरे लोगों के पास माइंड नहीं, दे आर द ओनली वंस विद अ माइंड and they can't conceive of anybody else having intentions or ideas. इत्तेफाक की बात है कि अगर आप एस्पर्गर्स लोगों की ऑटोबायोग्राफीज़ पढ़ें, क्योंकि बहुत सारे एस्पर्गर्स लोग जो हैं वो ऑटोबायोग्राफीज़ उन्होंने लिखनी शुरू कर दी हैं। इनफैक्ट आई वुड से कि एट दिस पॉइंट इन टाइम देयर आर ओवर 100 ऑटोबायोग्राफीज़ इन इंग्लिश जो कि इंग्लैंड के रहने वाले सिर्फ एस्पर्गर्स लोगों ने लिखी हैं। तो उनमें ये पता चलता है कि दे आर कीनली अवेयर ऑफ अदर पीपल्स माइंड्स एंड इन फैक्ट आर एक्सट्रीमली पैरानॉइड। दे आर वेरी वेरी हाईली सस्पिशियस ऑफ अदर पीपल। सो आप पैरानॉइड नहीं हो सकते अगर आप सोचते हैं कि जो दूसरे बंदे के पास माइंड ही नहीं है। पैरानोया का मतलब यही है कि आप दूसरे के बिहेवियर को एक ऐसी इंटेंशन एट्रीब्यूट कर रहे हैं जो कि वहाँ पे नहीं है, और थियरी ऑफ माइंड जो है वो उसके ऑपोजिट बात कर रही है। सो आई जस्ट वांट यू टू से कि मेरे ख्याल में थियरी ऑफ माइंड इससे डिसप्रूव हो जाती है बिकॉज ऑटिस्टिक पीपल आर जनरली ऑल्सो एक्सट्रीमली पैरानॉइड। इन एनी केस आई वुड लाइक टू सिंस ये बात कुछ लंबी हो जाएगी तो इंशाल्लाह अगले 1-2 और वीडियोज़ में मैं एस्पर्गर्स पे भी मज़ीद बात करूँगा और ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम और OCD के डिफरेंशियल डायग्नोसिस पे भी मज़ीद बात करूँगा। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स, खुदा हाफ़िज़। So viewers, subscribe to my channel, share it with your friends and family. Take care.